चलो आ जाइए, करें स्टार्ट। यस, तो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी। यार इस माइक का जुगाड़ करो यार, मोड़ना पड़ेगा। बताओ, ये आप जैसे बॉडी बिल्डर से मुड़ सकता है? Is the backbone of Lux classes। ये है ताकत, स्टिल बॉडी की है ना। ओ देखो, पूरी व्यवस्था कर दी है यार, है। चलो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, आज बिल्कुल कोशिका आज से स्टार्ट हो रही है। गुरुजी इतने दिन क्या कर रहे थे? इतने दिन भी चल रहा था, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो पेपर में जो सवाल आता है, जो लैब असिस्टेंट में पिछली बार भी पूछा गया है या इससे पहले जो भी सवाल आया था, तो कोशिका के इस वाले पोर्शन से सवाल आया ही आया था। ठीक है, तो इससे पहले का अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। इससे पहले वाला जो है वो सेकंड ग्रेड लेवल तक का इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में आता है, लेकिन जो अब पढ़ाने जा रहा हूं ये लैब असिस्टेंट को टारगेट करता हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से अपन, आपका पहला ही दिन है ना, तो इससे पहले जो पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा वो, तो उसको एप्लीकेशन से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, जैसे कि मुझे रोज तो मैं कराता ही हूँ, लेकिन आप एप्लीकेशन आपके पास है, एप्लीकेशन जैसे ही फीस में होती है तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, उससे डबल स्पीड में करके एक बार उसको आप रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, बाकी तो अभी आज से वापस जो क्लास है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे से। ठीक है, तो जो आपके सेल वाला पोर्शन हो गया ना, तो 2 क्लासें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आज तीसरी क्लास अब अपलोड होगी, तो अपन चलेंगे एक एक क्लास आगे और एक एक क्लास पीछे की अपलोड होती हुई चलेगी यूट्यूब पे। आगे समझ में मेरी बात? मतलब अभी अपनी क्लास चल रही है लगभग 5वीं और यूट्यूब पे चलेगी आज तीसरी, समझ में आ गई? फिर अपन चलेंगे 6ठी पे, यूट्यूब पे चलेगी 4थी, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इन क्लासों को। ठीक है, बाकी ये टॉपिक ही यूट्यूब पे रहेगा, इसके बाद के टॉपिक कोई भी यूट्यूब पे नहीं होगा। एक टॉपिक मैं पूरा यूट्यूब पे दे रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे को जिसको कुछ, अब आपकी भी किसी दिन छुट्टी होती है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसको। ठीक है, बाकी छुट्टी करनी नहीं होती है, अगर सिलेक्शन चाहिए होता है तो 7-8 महीने अपने को आपको देने होते हैं टाइम, और क्योंकि कोर्स में भी बहुत टाइम लगेगा। आप देखो सेल टॉपिक में अपने को लगेंगे कम से कम 17 घंटे। कितने घंटे लगे? अभी अपने को 5-6 घंटे हुए हैं। ठीक है, जो मेन सेल वाला टॉपिक होगा ना वो यहां से स्टार्ट है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हम बात करना चाहते हैं सेल के बारे में, और सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, ध्यान लगाएंगे बोर्ड पे। देखो बच्चों, कोशिका की बात करें तो कोशिका में बेसिकली 3 चीजें होती है, सुनना। सबसे पहली होती है कोशिका के अंदर होती है कोशिका भित्ति। बोलो क्या होती है? कोशिका भित्ति, जिसे अपन कहते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो आपको पता है सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति केवल मात्र पादपों में होती है, मतलब प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है। केवल किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में, प्लांट्स के अलावा नहीं होती है, ध्यान रखना। तो केवल प्लांट्स में होती है, हमारे अंदर नहीं होती। फिर जो दूसरी आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन। बोलो क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं बताओ? कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना भाई? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो होती है वो सब में पाई जाती है, मतलब कि हमारे अंदर भी और पेड़ पौधों में भी, तो दोनों में पाई जाती है। तो ध्यान देंगे, दोबारा से समझेंगे, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। बताओ कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या आती है? कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति केवल मात्र पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, हमारे अंदर नहीं पाई जाती। और फिर दूसरी आती है बताओ कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली पेड़ पौधों और पादप, मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है। कौन? बताओ कोशिका झिल्ली। तो ये दोनों पोर्शन तो लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना पड़ा और अपन ने पढ़ लिया। मेन जो सवाल आता है ना, वो बताओ किससे आता है? आपका जो सवाल आता है वो बताओ किससे आता है? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब होता है सेल ऑर्गन। बोलो क्या होता है? सेल ऑर्गन से सवाल आता है। और सेल ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, आपको बताया था मैंने, वो सारे सेल ऑर्गन अपने को पढ़ना है। तो आप देखो पिछली बार लैब असिस्टेंट का पैटर्न उठा करके, तो हर बार जो सवाल आया है वो किसका आया बताओ? सेल ऑर्गन का आया है। तो अपने को मेन जो पढ़ना है ना वो सेल ऑर्गन पढ़ना है। फिर भी जिसे भाई को दोबारा रिवीजन करना है पीडीएफ से, तो वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, है ना? वो अपलोड नहीं हुई होगी इसलिए तुम पूछ कह रहे हो, तो वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो जैसे पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा तो आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर भी मैं रिवाइज करा दूंगा किसी भी दिन, है ना? लेकिन आज अपने का एक टारगेट है, तो वो एक टारगेट अचीवमेंट करना होता है रोज का। ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा नोट्स को रिवाइज किया करो घर पे बैठ के, बस थोड़ा टाइम देके नोट्स को रिवाइज करो बार बार, तब जाके काम बनेगा ना। तो देखो ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को अब जो मेन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं कोशिका के कोशिकांग। तो लिखो टॉपिक, लिखो यहीं से आप नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स के लिए ये कितने पेज है बालिका के गिन लो और उतने पेज छोड़ दो। और ये जो है यूट्यूब पे नहीं होगा, तो ये पूरा सर्कल चलता जाएगा, एक दूसरा पेज चलेगा उसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसको देख लो, 5 पेज छोड़ दो।
दूसरे रजिस्टर में बनाओगे तो 5 पेज छोड़ देना। वो 5 पेज यूट्यूब पे आपको लक्ष्य जूनियर्स यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं क्लासरूम से रिकॉर्ड दे रहा हूँ, तो आपको वो जो 2 क्लासें हैं उनको डबल स्पीड में करके देख लेना और इनके बराबर पहुंच जाना अब आप, ठीक है। चलो अब यहाँ से पढ़ाओ, पिछला कुछ समझ वो काम नहीं आएगा, यहाँ से नया पोर्शन है। चलो अब डालो बच्चों आप सेल ऑर्गन, मतलब कि सेल ऑर्गन और इसे बोलते हैं कोशिकांग, और पहला कोशिकांग अपन पढ़ने वाले हैं, तो लिखिए। चलो बोर्ड पे ध्यान लगाओ, तुम सब ध्यान दो। कोशिका का पहला कोशिकांग है और उस कोशिकांग का नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, उस कोशिकांग का नाम है, पहला है उसका नाम है राइबोसोम। बोलो क्या नाम है? राइबोसोम। नाम तो सुना होगा ना तुमने, राइबोसोम। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से सुनिए। सबसे पहले इसका अपन देखेंगे, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा ताकि समझ में आए। पहले अपन इसका क्या देखते हैं, बताओ क्या देखेंगे? परिचय, मतलब समझो नाम किसने दिया, खोजकर्ता कौन है, ऐसा परिचय। सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, हर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिस्टमेटिक, ताकि या क्या रहे, लाइफ टाइम क्या रहे, याद। भूल जाओगे नहीं तो और कैसे पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं परिचय की, है ना, इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले देखो इसका, इस परिचय में भी सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके खोजकर्ता कौन है। फिर अपन देखेंगे बी ऑप्शन में इसके नामकर्ता कौन है, समझते जाना चुपचाप आराम से, नामकर्ता कौन है। फिर नंबर 3 इसका अपन देखेंगे इसका संगठन कौन है, संगठन मतलब समझ गए किससे बना होता है। फिर अपन पढ़ेंगे इसका निर्माण स्थल क्या है, निर्माण स्थल क्या है। फिर अपन देखेंगे इसका आमाप क्या है, आमाप मतलब कि इसका साइज क्या है, और ABCDEF, और इसके बाद इसका लास्ट फाइनल क्या देखेंगे, बताओ, कार्य। इसे कहते हैं सिस्टम। हर कैसे नहीं पढ़ाता हूं मैं, ध्यान देना। जो आपके 11th क्लास में दिया हुआ है उसको इतना सिस्टमेटिक ढंग से मैंने अरेंज किया है कि आपको सारी चीजें एकदम घर पे बैठे बैठे सुनोगे ना एक बार के लिए। जो पढ़ा रहा हूं उसको पहले पढ़ना है, घर जाके उसी वीडियो को डबल स्पीड में करके देखना भी। मैं बता दूंगा वीडियो कहां मिलेगी, लास्ट में, क्लास के लास्ट में। लेकिन पहला मेरा प्रायोरिटी होती है कि मैं 1 घंटा कम से कम आपको क्वालिटेटिव क्लास दूं। इसलिए आपने देखा कि इस 1 घंटे में आप ना तो आप मेरे से कोई बात करते हुए सुनेंगे, केवल मेरा फोकस किस पे रहता है, बाकी बातें सब आता है मुझे, शायरियाँ भी आती है, गाने भी आते हैं, सब कर करके छोड़ दिया। अब तो बुढ़ापा आ गया मेरा, बाकी उस जमाने में खूब कर लिए मैंने ना, अब नहीं होता है ना। अब क्या है, थोड़ी सीनियर फैकल्टी में आ गए हैं, इधर देखिए। इसलिए तो ध्यान दीजिए, परिचय की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे खोजकर्ता। ध्यान देना, सब खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता का नाम याद रखना। एक का नाम है रॉबिन्सन, बोलो कौन है बताओ, रॉबिन्सन। और एक का नाम याद रखना ब्राउन। अब देखो यही होता है कंटेंट, आप जहां पर भी पढ़ेंगे ना, जब मैं पुलिस का पेज पढ़ाता हूं तो डायरेक्ट ही जॉर्ज पेलेडे लिखवाता हूं, जबकि जॉर्ज पेलेडे नहीं है, जॉर्ज पेलेडे ने तो इसका नाम दिया था। बताओ कौन है, जॉर्ज पेलाडे। बोलो कौन है, जॉर्ज पेलाडे। कंटेंट समझ में आ रहा होगा सबको, इतना इजी वे में समझ में नहीं आएगा क्या, इतना पागल थोड़ी है। खोजकर्ता कौन है, रॉबिन्सन, और कौन है बताओ, ब्राउन। बोलना पड़ेगा अंग्रेजी में, रॉबिन्सन और ब्राउन। नामकर्ता कौन है, जॉर्ज पेलाडे, ठीक है। संगठन कौन है बच्चों, तो ये बना होता है mRNA। देखो बच्चों RNA 3 प्रकार का होता है, याद होगा सभी को, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA का मतलब, m का मतलब होता है मैसेंजर RNA, जो प्रोटीन के लिए मैसेज पहुंचाता है, mRNA। फिर होता है tRNA, T फॉर ट्रांसफर RNA, जो उस प्रोटीन का ट्रांसफर करता है। और एक होता है rRNA, R का मतलब होता है राइबोसोमल RNA, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो 3 प्रकार के RNA होते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, और एक होता है tRNA। M फॉर मैसेंजर, प्रोटीन निर्माण के लिए मैसेज पहुंचाता है। I फॉर राइबोसोमल, राइबोसोमल प्रोटीन का निर्माण करता है। T फॉर ट्रांसफर, जो प्रोटीन का निर्माण होने के बाद उसको क्या करता है बताओ, ट्रांसफर करता है। तो M, R और T, तो 3 प्रकार का राइबोसोम होता है। तो प्रश्न आता है कि भाई राइबोसोम का संगठन मतलब इसका फॉर्मेशन कौन कौन करता है, तो याद रखना, एक तो कौन करता है, mRNA, और एक बताओ कौन करता है आपका, प्रोटीन। mRNA और प्रोटीन दोनों मिलकर के बताओ किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो आप क्या बताओगे, राइबोसोम का। समझ में आ रहा है। उसका देखो निर्माण स्थल, निर्माण स्थल कौन है, तो याद रखना इसका निर्माण स्थल होता है केंद्रिका। बोलो कौन होता है, पढ़ा चुका हूं मैं, न्यूक्लियोलस। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियोलस। केंद्रक में क्या पाई जाती है, केंद्रिका। याद करो, केंद्रिका के खोजकर्ता का नाम फोंटाना। क्या बताया था मैंने, फोंटाना। अच्छे समझाया था। तो केंद्रक जो राइबोसोम होता है, इसका निर्माण स्थल कौन होता है, केंद्रिका। फिर देखो इसका आमाप कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम से बताओ कितना होता है, बताओ 150 से बताओ कितना एंगस्ट्रॉम, बताओ
250 एंगस्ट्रॉम। बोलो कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम। किसका माप होता है बताओ? राइबोसोम का। उसका कार्य क्या होता है तो आपको पता है, जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है बताओ? प्रोटीन संश्लेषण। बोलो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। मतलब समझ गए? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का क्या करना बताओ? संश्लेषण करना। तो दोबारा बताओ, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? रॉबिन्सन और ब्राउन। नामकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलाडे। संगठन कौन है? एमआरएनए और प्रोटीन। निर्माण स्थल केंद्रिका। आमाप बोलो 150 से 250। कार्य बोलो प्रोटीन का संश्लेषण। बताओ परिचय समझ में आ गया क्या सभी को? आ गया परिचय? रटने के पॉइंट है ज्यादातर। तो उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 पर परिचय के बाद अपन पढ़ते हैं नंबर 2 पर राइबोसोम के बताओ कौन से नाम? अन्य नाम। चलो गुरुजी अन्य नाम बताओ सबसे पहले। ये तो सही है, ये सभी को आता होगा वैसे मेरे हिसाब से। प्रोटीन की फैक्ट्री। और बोलो। ये लो साहब, ये कोशिका का इंजन। और कोशिका का इंजन। और लेकिन आप खुद भी मानते होंगे कि ये तो कभी जिंदगी में लेबर असिस्टेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो आएंगे नहीं कभी, थोड़ा सा लेवल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट है। ये विशेषताओं में लिखेंगे अपन। देखो एक बात बताओ मुझे, एमआरएनए आर आ गया, तो आर आ गया तो बताओ राइबोज की डीऑक्सी राइबोज कौन सी शर्करा है? राइबोज की डीऑक्सी राइबोज? राइबोज। अरे आर का मतलब राइबोज और डी होता तो डीऑक्सी राइबोज। तो राइबो क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? राइबो। अरे ये तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसको पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या नाम हो जाएगा बताओ? राइबो, बोलो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अरे समझ में आ गया क्या? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जिंदगी में एक बात याद रखना, रटना नहीं है, समझना है। गधे नहीं है अपन जो हर चीज को रटेंगे। मेहनत भी दो प्रकार की होती है। ऐसे एक तो होती है जो दुपड़ में चल रहा है सब कुछ, घर बैठे कभी लेबर असिस्टेंट की तैयारी नहीं होती, ये बात क्लियर है। ये ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, हजारों विद्यार्थियों ने कोर्स ले रखा है, लेकिन हकीकत यही है, घर छोड़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन निकलता है। घर पे कुछ नहीं होता, ले बेटा जा दूध की थैली लिया, वो हो गई पूरी क्लास पूरी। जा बेटा ले सब्जी की थैली लिया, वो सब्जी लेने गया, दोस्त मिल गए, कोई मिल गए, घर पे मेहमान आ गए, छोरी वाले देखने आ गए, ले गया पूरा दिन। 2-3 दिन तो छोरी के सपने ही नहीं जाते माइंड से। सही है, ये हकीकत है। इसीलिए लाइफ में मतलब घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ते तो एक माइंड में क्लियरिटी रहती है, क्लियरिटी रहती है कि मुझे यहाँ आया हूं तो मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, पढ़ना है। तो वो पढ़ाई तभी होती है जब अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करते हैं, क्योंकि जमाना गया अब जो 3-4 महीने में नौकरी, अब 3-4 महीने में चपड़ासी नहीं बनता, लेबर स्टैंड तो छोड़ो आप। समझ में आ रही है ना? इतना भयंकर कंपटीशन है। आज अपने को मान लो अक्टूबर में पेपर है, अब दिखने में तो कितने महीने लग रहे हैं? 9 महीने टोटल। कितने महीने? 9 महीने। 12 महीने के समथिंग समय, लेकिन अपन 9 महीने मानते हैं। 9 महीने का समय। अब अपन सोचे यार 9 महीने आराम से लेबर स्टैंड की तैयारी हो जाएगी, 7 महीने तो कोर्स में लग जाएंगे। क्या टाइम बचा बताओ बाप? 7 महीने तो मिनिमम कोर्स में लगेंगे। अब 7 के बाद कितना टाइम बचता है बताओ बाप? 2 महीने और बचेंगे। फिर प्रैक्टिस कब करोगे? क्योंकि अगर लेबर स्टैंड में प्रैक्टिस नहीं करेगी तो फेल होगे सीधे, 100% है। फिजिक्स की प्रैक्टिस कौन करेगा? एक ही चैप्टर के 150, 200 न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे। इनके एमसीक्यू कौन निकालेगा? क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, फिर एमसीक्यू, फिर लास्ट में आएंगे मॉडल पेपर। बिना मॉडल पेपर भी कैसे सिलेक्शन होगा? तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे जल्दी नौकरी, अगर कोई चीज मैंने आपको हर बार बताया कि सबसे जल्दी अगर नौकरी मिलती है तो लाइव असिस्टेंट है। इससे जल्दी नौकरी किसी में नहीं है। रीट के पीछे पड़ गए 5 साल जाएंगे, 1 साल प्री में निकालोगे, फिर मेंस आएगी 2 साल बाद, 3 साल हो गए, फिर 1-1 साल में उनके रिजल्ट आएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पेपर लीक हो गए तो 5 साल गई। पेपर लीक होते हैं ना रीट के, तो आज तक आपने नहीं सुना होगा लेबर स्टैंड का पेपर लीक हो गया, कभी नहीं होता। सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिक होता है, बच्चे कम होते हैं तो सिस्टम से भी होता है। सारे बच्चे तुम्हारे जैसे हैं, 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर के ही, तो लड़ाई भी कम है। उधर रीट में पड़ जाओगे तो रीट में तो वो भी देंगे जो मास्टर है, रीट में तो वो भी देंगे जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। यहां कोई लोड ही नहीं है, यहां तुम ही हो सब। इसलिए सबसे जल्दी है। सोचो यार, अब तुम मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और ग्रेजुएशन करते करते फाइनल ईयर में नौकरी लग गया, बताओ। और तुम्हारे गांव के अंदर जो रीट की तैयारी कर रहा है वो 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लगा। अपने लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है वो। लेकिन ये कहने में बढ़िया लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है। अभी तुम्हारी एक साइंस की क्लास चल रही है,
धीरे धीरे 2 हो जाएगी, जैसे 12 तारीख 15 तारीख के समथिंग एक फिजिक्स की क्लास ऐड हो जाएगी, फिर एक क्लास बॉटनी की ऐड हो जाएगी, फिर तो धीरे धीरे हम उन्हें बढ़ाएंगे एकदम से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फिजिक्स दूसरे सर पढ़ाएंगे, अभी मैं जूलॉजी ले रहा हूं तो जब तक फिजिक्स के जो टॉपिक मैं लूंगा वो रह जाएंगे, बाकी वो आगे वाले चैप्टर चालू करेंगे सर। जैसे मैं इधर जूलॉजी में जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं वो, और बाकी बॉटनी वाले सर बॉटनी वाला पोर्शन चालू करेंगे। और कोई नहीं है तो अपन तो जिंदाबाद है ही सी, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, है ना। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारा गाइडेंस मेरा ही रहता है, जितनी फैकल्टियां काम करेगी वो सब मेरे गाइडेंस में रहती है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गई? नौकरी लेना है तो 6-7 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ दो यहाँ पे, तब जाके फायदा है। और तुम चाहो कि 4 महीने में कोर्स कराना, तो वो भी आता है मुझे करना चाहते हो क्या? 4 महीने में रीट लेवल 2 साइंस में इसका कोर्स नहीं होता, पागल बनाने से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है, चलिए राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया 3। क्यों बोला ये राइबो? क्योंकि राइबोज शर्करा है और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियो, और प्रोटीन भी होता है तो नाम क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। अगले उसके बाद देखो ये छोटा होता है, देखो इसका आमाप देखो कितना है, रटना नहीं है, कितना छोटा देखो, 150 एंगस्ट्रॉम से 250 के समथिंग एंगस्ट्रॉम, तो छोटा हो गया ना। और छोटे को क्या बोलते हैं बताओ? बोलो क्या हो गया? माइक्रोसोम। बोलो क्या हो जाएगा? माइक्रोसोम, है ना। और ये माइक्रोसोम शब्द देने वाले का नाम था क्लाउडे। बोलो कौन थे? इसलिए कुछ किताबें जो लेवल की किताबें हैं वो राइबोसोम के खोज करता क्या लिखा हुआ है उसमें? क्लाउडे, क्लाउडे, क्लाउडे। क्यों लिखा हुआ है समझ गए आप? क्योंकि क्लाउडे जो शब्द दिया, क्लाउडे ने ही, वैज्ञानिक का नाम है ये, इस क्लाउडे ने क्या शब्द दिया था? माइक्रोसोम। माइक्रोसोम समझ गए? माइक्रो का मतलब छोटा, और सोम तो राइबोसोम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माइक्रोसोम। तो याद रखना, सिंपल एक बात याद रखना, माइक्रोसोम किसका नाम है बताओ? राइबोसोम का नाम है। इसके अलावा और गुरुजी कौन सा नाम है? तो एक अभी हरियाणा के अंदर टेट एग्जाम हुआ था, उस टेट एग्जाम में सवाल आया था, इसी का नाम बोला गया था पेलेड कण। बोलो क्या बोला गया था? पेलेड कण। समझ गए पेलेड कण क्यों बोला? क्यों? पेलाडे ने नाम दिया था। अच्छा पेलाडे ने नाम दिया तो कौन से कण हो गए? पेलेड कण। तो प्रश्न आता है पेलेड कण किस में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? राइबोसोम के अंदर। बताओ समझ में आ गया सभी को? पहला नाम क्या बताओ? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर कोशिका का इंजन, क्योंकि प्रोटीन के बगैर कोशिका नहीं चल सकती। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, माइक्रोसोम। और माइक्रो क्यों बोला? क्योंकि इसका आकार क्या है? छोटा, तो नाम क्या हो गया? माइक्रोसोम। ये माइक्रोसोम शब्द किसने दिया? क्लाउडे। क्या किसने दिया? क्लाउडे। और इसे क्या कहते हैं? पेलेड कण। इट इज क्लियर? उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट देखते हैं अपन इसकी विशेषता। बोलो क्या देख रहे हैं? विशेषता। आप देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त तरीके से आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? लोकल नोट्स नहीं है कि लाइनें भर दी, सिस्टमेटिक। घर पे पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा कि पहले गुरुजी ने परिचय पढ़ाया था, फिर परिचय के बाद क्या पढ़ाए थे? अन्य नाम पढ़ाए थे, फिर अपने गुरुजी ने क्या पढ़ाया था? विशेषता पढ़ाई थी। ऐसे 5-6 पॉइंट लिखाऊंगा ताकि तुमको क्या रहे, घर में बैठ के तुम क्या कर पाओ? इसका रिविजन। कल करे तुम जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो तुम फटफट फटफट उसके बारे में लिख दोगे। समझ में आया मेरी बात? तो रिवीजन अभी मैं लास्ट टाइम करवाऊंगा आपको क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स में शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, जो पूरा पढ़ा रहा हूं ना इस राइबोसोम को 1 पेज में लिख दूंगा मैं, तो तुम्हारे लिए इजी गोइंग रहेगा, वो याद करने में क्या रहेगी बताओ? सुविधा रहेगी। चलो विशेषता देखो, यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। बोलो कैसा कोशिकांग है? बोलो राइट बात है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, मतलब कि इसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली पाई नहीं जाती। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम एक प्रकार का कौन सा कोशिकांग है, तो आप क्या बताओगे? यह एक प्रकार का झिल्ली रहित कोशिकांग है। बोलो सही बात है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखोगे तो ध्यान देना, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह क्या है बताओ? सबसे छोटा कोशिकांग है। तो प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? बताओ राइबोसोम। क्या बताओगे? राइबोसोम। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। इट इज क्लियर? उसके बाद नंबर ABCD, इसके बाद देखते हैं अपन इसकी उपस्थिति कहां पर पाया जाएगा ये, तो ये कहां पर पाया जाता है तो ध्यान देना, RBC को छोड़कर। बोलो किसको छोड़कर? RBC को छोड़कर, RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में, अन्य सभी सेल्स में, अर्थात अन्य सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। बोलो समझ में आ गया क्या? मतलब कि RBC के अंदर राइबोसोम नहीं होता, बाकी RBC को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है बताओ? राइबोसोम पाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया बताओ? उपस्थिति। तो पहला पॉइंट बताओ क्या होगा? पहला पॉइंट बताइए क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट परिचय, दूसरा पॉइंट क्या था?
अन्य नाम, तीसरा पॉइंट क्या है, विशेषता, चौथा पॉइंट क्या है, उपस्थिति। उपस्थिति कहां पर होती है, 4 पॉइंट हो गए। और पांचवा जो पॉइंट है बच्चों वो है इसके प्रकार, वो इसके क्या बताओ, प्रकार। बताओ पांचवा पॉइंट का नाम है प्रकार। बोलो क्या नाम है, प्रकार। बताओ राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ध्यान देना, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। पता होगा आपको, मैंने बताया था आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक, पढ़ाया था क्या आपको। एक का नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यही बताया था ना। एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम बोलो यूकैरियोटिक। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक का नाम प्रोकैरियोटिक और एक का नाम बोलो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने एस प्रकार का राइबोसोम होता है, 70 एस, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने प्रकार का, 80 एस प्रकार का राइबोसोम होता है। तो प्रोकैरियोटिक में बोलो कितना एस, 70, और यूकैरियोटिक में बोलो 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर बच्चों इसकी बहुत सारी क्या होती है, उप इकाइयां। बोलो क्या होती है इसकी, उप इकाई। ये तो इकाई हो गई, यूनिट्स हो गई। और एस का मतलब, यहां पर एस लिखा हुआ है, एस का मतलब होता है बच्चों सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अर्थात सेडिमेंटेशन गुणांक। क्या होता है, अवसादन गुणांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में, अवसादन, सेडिमेंटेशन गुणांक, अवसादन गुणांक। गुरुजी एस का मतलब, एस क्यों लगा रहे हैं, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, है ना, मापते हैं ना भाई, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। उसी प्रकार राइबोसोम को किसमें मापा जाता है, बताओ, एस। एस मतलब बताओ कौन से गुणांक में, अवसादन गुणांक। यह अवसादन गुणांक क्या बताओ, राइबोसोम की, राइबोसोम की मापक इकाई। बोलो क्या है, राइबोसोम की मापक, समझ रहे हो ना सभी। तो मापक इकाई, राइबोसोम की जो मापक इकाई होती है उसको किससे लिखा जाता है बताओ, एस, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अर्थात अवसादन गुणांक। फिर बताओ, 2 एस तो समझ में आ गया ना। अब ये इसकी मेन इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है, और यूनिट्स की होती है सब यूनिट्स। सब यूनिट्स देखेंगे सभी विद्यार्थी, इसकी 2 सब यूनिट होती है। इसकी भी कितनी यूनिट होती है, 2। एक बड़ी यूनिट होती है और एक कैसी होती है, छोटी। समझना बच्चों, और एक होती है बड़ी और एक कैसी होती है, छोटी। तो 2 प्रकार की यूनिट होती है, सही है। इसकी एक तो होती है 50 एस। बोलो कितनी एस होती है, 50। और एक बताओ कितनी एस होती है, जोड़ मत लेना, 50 और 30 80। गुरुजी को जोड़ ही नहीं आते हैं। अरे जोड़ नहीं है, ये इसकी उप इकाइयां हैं, जोड़ नहीं है। अब ये एक इसमें 2 होते हैं, 60 एस 40 एस। बोलो कितना होता है, 60 एस और बोलो 40 एस, हो जाएगा याद, 60 एस और 40 एस। उसके बाद गुरुजी ये आगे और होती है, अभी यहां तक आपने जरूर पढ़ा होगा, इसके आगे नहीं पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा है क्या। तो देखिए, हाँ जी, क्या लिखा है देखो ध्यान दे, 50 एस बोलो आगे जाके किसमें बढ़ता है, 25 एस और बोलो 5 एस, फिर 30 एस बोलो 16 एस, फिर 16 एस बोलो 28 एस प्लस 5 पॉइंट कुछ प्लस 5 एस, और ये बोलो कितने बढ़ता है 18 एस। गुरुजी क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। प्रश्न आ सकता है थोड़ा सा लेवल, क्योंकि लेबर स्टडी की तैयारी कर रहे हो आप, जनरल साइंस नहीं पढ़ रहे हो। मैंने फिर क्या बोला आपको, दिस इज नॉट ए जनरल साइंस, ये जनरल साइंस नहीं है, ये साइंस है। ये बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी जिनके साइंस ऑलरेडी है वो आपके कंपटीशन बैठेंगे, आप कभी ये मत समझे। और दूसरी बात, मैं आसान लेवल नहीं पढ़ाता हूं, ये बात आप क्लियर मानिएगा। और जो आपको आसान लेवल पढ़ाए वो अपने को आता तो समझ में है, लेकिन पेपर में नहीं आता। अब तुम बताओ, तुमको समझना है कि पेपर में लाना है, पेपर में लाना है, उसके लिए लोड लेना पड़ेगा, गाड़ी को लोड उठाना पड़ेगा। और गाड़ी को लोड उठाने के लिए हर चीज को रटवाया नहीं जाता, फर्क है। पटवारी के पेपर में और इनमें फर्क है, इनको रटवाया नहीं जा सकता यहाँ पे,
क्योंकि अब आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये, बोलो सही है कि नहीं है भाई। पटवारी में जब पढ़ाते हैं तो हम इनको रटवा देते हैं, पूरे को याद करवा देते हैं। यहां याद नहीं करवा, अगर याद करवाएंगे तो आपको 3 साल लगेंगे। समझ में आ गई? 3 साल में लगेंगे, क्योंकि 2 साल के कोर्स में 1 साल तो ऐसे ही लगेगा। 11th 12th को पूरा करने में 11th 12th कितने साल हो गए? 2 साल। तो 2 साल में आधा टाइम तो लगेगा ना, तो 1 साल तो वैसे ही लग रहा है, और टाइम ही नहीं है 1 साल का। तो बोलो सही बात है ना। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। गुरुजी कैसे याद होंगे? घर पे 10-15 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे बताओ, याद। जैसे यहां 16 है, यहां क्या है 18। इधर देखो यहां क्या लिख रहा है 25, और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30। तो ये 30 इधर हो रहा है, ये 16 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, बाकी पॉइंटों में आ जाए जो यही है। बोलो सही है ना। तो जैसे मेरे को याद है वैसे याद करना सीखो, टेक्निक बनाओ। ये 30 है तो ये 25 और 5 है, ये 16 है, नीचे कितना आ रहा है बताओ 18 आ रहा है, और ये बीच में पॉइंटों में आ रहा है, बस खत्म। तो बताओ ये क्या है? राइबोसोम के प्रकार। लेकिन बताओ यूकेरियोटिक में कितने इस प्रकार का पाया जाता है? यूकेरियोटिक में कितने इस का होता है? तो क्या सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80 इस प्रकार का होता है ना? 2 कोशिकाएं बताई थी, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। उनमें 80 नहीं, उसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में 55 इसका होता है। समझ में आ गई? तो चलिए, तो यहां नोट लगा के लिख दूं इस लाइन को। बोलो नोट क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एवं बोलो कौन है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हो? हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है? कितना इस प्रकार का? 70 एस प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। बोलो याद रह जाएगा क्या? अरे रह जाएगा क्या? तो वैसे तो ये दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक होते हुए भी कितने इस प्रकार का होता है बताओ? 70 एस प्रकार का होता है। मेरे हिसाब से आपको प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बोलो आ गए क्या? तो कितने प्रकार हो गए बताओ? 70 और 80। कितना जोड़ा तुमने? 10। कितना जोड़ा? 10। बताओ 70 को कितने भागों में तोड़ा? 50 और 30। जब इधर 10 जोड़ा तो इनमें भी 10-10 जोड़ दो। 50 में 10 जोड़ा तो 30 में 10 जोड़ा तो 40 हो जाएगा याद। फिर नीचे क्या लिख रहा है? 30, 25 और 5 30, ये 16 और ये क्या है 18, और पॉइंट वाला बीच में खत्म। ये 16 ये 18, देखो 30, अरे 30 कैसे? 25 और 5 30, 16 18, बीच में पॉइंट। समझ में आ गया? चलो गुरुजी, तो चौथा 5वां प्रकार क्या था बताओ? 5वें में अपन पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम के प्रकार। और लास्ट एंड फाइनल राइबोसोम खत्म है। राइबोसोम का छठी बात आती है, राइबोसोम की बताओ क्या? संरचना। राइबोसोम की क्या बोलो? संरचना। आराम से समझेंगे। एक बार सवाल लेब असिस्टेंट में संरचना से भी आया है, सोच के देखो कितना डीप पूछ लिया पेपर वाले ने। 10वीं की किताब में नहीं है ये सब, तुम 10वीं में ढूंढ लो। 10वीं तुम्हारे आएगी भी नहीं। तुम्हारी कौन सी क्लास आती है? 11th और 12th, ये दोनों आती है। तो अपने को दोनों साइज को कंप्लीट करना है। पहले 11th में तो जो 10वीं क्लास में दे रखा है वो तो शुरू के 2 दिन में पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद जो पढ़ रहे हैं ना ये सब कौन सी क्लास का है? 11th 12th क्लास का है। समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान देना, संरचना की बात करें तो देखो संरचना कैसे, देखो संरचना कैसी होती है इधर देखना। एक बात बताओ, जो मंदिर होता है, मंदिर क्या होता है? मंदिर। तुम बताओ मंदिर में गुंबद कहां होता है? ऊपर के नीचे है जी? गुंबद तो देखा ना तुमने, गांव के देसी आदमी होंगे यार तुम तो। बताओ गुंबद कहां होता है? ऊपर। इसके अंदर बच्चों ऐसे 2 प्रकार की इकाइयां होती है, किसमें बताओ? राइबोसोम में। अरे इकाइयां बताई थी ना भाई 70 और 80। तो एक तो होती है बताओ कौन सी इकाई बताओ? छोटी इकाई। और एक बताओ कौन सी इकाई होती है? बड़ी इकाई। तो कितने प्रकार की इकाइयां हो गई? छोटी और बड़ी, 2 इकाइयां हो गई। अब समझो, छोटी और बड़ी इकाई हो गई। इन दोनों इकाइयों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आपको याद रखना है आयनिक बंध होता है। बोलो कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होता है। और इनके स्थायित्व के लिए, स्थायित्व मतलब समझ गए तुम? स्थायित्व, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए एक तत्व होता है, उसका नाम क्या बताओ? मैग्नीशियम। बोलो कौन सा होता है? तो प्रश्न आ सकता है कि राइबोसोम की दोनों इकाइयों के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा तत्व काम में आता है? मैग्नीशियम होता है। बोलो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। लेकिन बच्चों स्थायित्व के लिए जो मैग्नीशियम तो जरूरी है, लेकिन इस मैग्नीशियम की फिक्स मात्रा होती है। मैग्नीशियम की भी फिक्स मात्रा होती है। क्या होती है? फिक्स मात्रा। तो ध्यान देना, स्थायित्व के लिए, स्थायित्व के लिए
तहत के लिए मैग्नीशियम की मात्रा, सुनिए मैग्नीशियम की मात्रा, यह सवाल आ सकता है, तो ध्यान देना 0.01 मोल। बोलो कितना होगा? 0.01 0.001 मोल। बोलो कितना होगा? 0.001 मोल, या फिर इसको बोल देंगे 1 इंटू 10 की घात -3 मोल। बोलो कितना होगा? 1 इंटू 10 की घात -3 मोल। ये इतनी मात्रा मैग्नीशियम की होनी चाहिए अगर उसको स्टेबल रखना है। तो अगर ये मैग्नीशियम की मात्रा कम हो गई, सपोज दैट अगर इस मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो गई? कम। अगर इस मैग्नीशियम की मात्रा कम हो गई तो दोनों इकाइयां क्या हो जाएगी? बताओ, अलग अलग हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? अलग। इतनी ही मात्रा। और अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ते ही दोनों एक ही हो जाएगी। और उसको बोला होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं डाइलर, डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? द्विलक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? द्विलक। बारी की लाइन में लिखा हुआ है ये कि अगर मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गई, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गई तो यहां पर डाइमर बन जाएगा। डाइमर मतलब द्विलक बन जाएगा, दोनों जुड़ के एक ही बन जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो अगर इसकी मैग्नीशियम की कमी हो गई तो दोनों क्या हो जाएगी? अलग अलग। और दोनों की मात्रा बढ़ गई तो, अगर मात्रा बढ़ गई तो मैग्नीशियम की, दोनों की डाइमर बन जाएगा। डाइमर मतलब द्विलक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मतलब 70 वाला 70 वाले के साथ जुड़ जाएगा और 80 वाला 80 वाले के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात है? तो ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में। तो अभी आगे बताया जाएगा, ये भी आपको बहुत डीपली कंटेंट चल रहा है आपका, ध्यान देना। अब गुरुजी इसकी संरचना किसकी? छोटी इकाई की है ना संरचना, और इसकी क्या लिखेंगे बताओ? कार्य। आप देखो नोट्स इसे कहते हैं, हर कैसे नहीं लिखना है जिंदगी में, अगर रिवीजन पढ़ना है हर कैसे नहीं लिखना है। संरचना और बताओ क्या है? कार्य। चलो आओ, संरचना और कार्य। चलो देखो बच्चों, मंदिर में गुंबद कहां होता है? ऊपर होता है। तुमको उल्टा याद रखना है, गुंबद इसमें ऊपर नहीं होगा, कहां होगा? नीचे। तो नीचे वाला मतलब ये वाला, इसका आकार कैसा होता है बताओ? गुंबद आकार। बोलो कैसा होता है? और ऊपर वाले का जो आकार होता है वो होता है अंडाकार। बोलो कैसा होता है? हो जाएगा याद? हो जाएगा याद? फिर देखो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है mRNA को जोड़ना। बोलो क्या काम होता है? mRNA को जोड़ना। और ये जोड़ता है बताओ किसको? tRNA को जोड़ना। कैसे याद रखेंगे गुरुजी? एबीसीडी आती है सबको? पहले क्या आता है? M आता है कि T आता है? पहले M आता है, MNOPQRST। तो पहले M आता है ना, तो ऊपर वाले में कौन किसको जोड़ेगा? ऊपर वाला mRNA को, और नीचे वाला किसको जोड़ेगा? tRNA को। तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला किसको जोड़ता है? mRNA, और नीचे वाला किसको जोड़ता है? tRNA। बताओ समझ में आ गया सभी को? फिर बताओ इनके स्टेबिलिटी के लिए क्या पाया जाता है बताओ? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है बताओ? 0.01 मोल। 0.001 मोल, या फिर बोलो 1 इंटू 10 की घात -3 मोल। अब बताओ ये मैग्नीशियम की मात्रा फिक्स होनी चाहिए। अगर Mg+2 की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो बोलो, दोनों इकाई क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब बोलो, अगर मैग्नीशियम की मात्रा 2 गुना से, बोलो कितने गुना से? 2 गुना से अधिक हो जाए तो क्या होगा? हो जाए तो क्या बनेगा बताओ? द्विलक। डाइमर बन जाएगा ना, द्विलक बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? द्विलक बन जाएगा। और जब द्विलक बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 70S वाला किससे जुड़ जाएगा बताओ? 70S वाले से जुड़ जाएगा और बन जाएगा 100S। क्या बन जाएगा? 100S। 100 70 70 140 मत कर देना, ये चलता है इसमें गणित, है ना। और 80S वाला किससे जुड़ जाएगा बताओ? 80S। तो और बताओ क्या बन जाएगा? 120S। बताओ ये क्या बन गए बताओ इनके? बताओ, सवाल आ सकता है ना? आ सकता है ना कि 70S का द्विलक कितना होता है? तो क्या बताओगे? 100 है। और 80S का द्विलक क्या होता है? मुझे विश्वास है कि डीपली आपने इतना आज तक कभी राइबोसोम नहीं पढ़ा होगा। इट इज क्लियर, है ना। जो 11वीं 12वीं में बायो जिनके हैं, बायो किस किसके यहाँ पे? तो तुमको तो अटपटा नहीं लग रहा होगा, मैथ वाला वही नहीं लग रहा जो, फिर तो कहां से? बस मैथ वाले मैथ मत लगा देना यहाँ पे। 70 कितना होता है? 100, ये मत कर देना बस, है ना। तो ये पढ़ा हुआ होगा आपने 11वीं 12वीं अगर ईमानदारी से पढ़ी होगी तो। और फर्जीवाड़े में कोरोना काल में निकल गए होंगे। कोरोना काल में कौन निकला है? कोई नहीं निकला। आप कोरोना में निकल गए थे, फिर भी सीरियस दिख रहे हो, क्या चक्कर है?
लड़के एक्टिव हैं, ये बच्ची भी एक्टिव है ना। ये बच्ची बोलती कम है थोड़ी सी, बोलना सीखो। बोलने वाले के भोंगड़े बिकते हैं, नहीं बोलने वाले को कुछ नहीं होता। लेकिन अपशिष्ट नहीं बोलना, अपशिष्ट मतलब बेवजह नहीं बोलना है। अपनी आदत क्या होती है, हम एक ह्यूमन नेचर के इंसान है, हमारी आदत ये होती है कि हम जहां नहीं बोलना होता वहां, और जहां बोलना होता है वहां, बस ये हकीकत है। फोन पे तो तुम बहुत बातें करते हो रात के 1 बजे तक, क्या मुझे पता नहीं है क्या? जवानी मेरी भी तो थी, है ना, तो मुझे ध्यान है वहां नहीं बोलना होता इतना, फिर भी अपन बोलते हैं, है ना। और यहां बोलना है जो अपन गूंगे की तरह बैठ रहे थे। इसलिए दोनों में फर्क है। यहां कोशिश करो, वहां तो तुमको बातें यूं ही याद हो जाती, तुमने मेरे को उस दिन ऐसे बोली थी, है, तुम तो मुझे उस दिन घुमाने ले जाने वाला था, है, और यहां याद नहीं रहता, तो यहां याद रखो, ठीक है। चलो देखो कितना राइबोसोम पढ़ लिया अपन ने, देखो ध्यान दो। सबसे पहले बच्चों हमारा जो पोर्शन उसका नाम क्या बताओ, राइबोसोम। बताओ इसके खोजकर्ता कौन है, रॉबिन्सन और ब्राउन। सिंपल याद रखना है। नामकर्ता कौन है, जॉर्ज पेलाडे। संगठन कौन है, एमआरएनए और प्रोटीन। याद करो, एमआरएनए और प्रोटीन। निर्माण स्थल कौन है, केंद्रिका। अमाप कौन है, 150 से 250। कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन दिखेंगे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। अगला अन्य नाम बोलो, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का इंजन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, माइक्रोसोम। ये माइक्रोसोम शब्द याद रखना, किसने दिया, क्लाउडे। और क्या कहते हैं बताओ, पेलेट कण। फिर मैंने बताओ अगला क्या बताया, विशेषता। झिल्ली रहित क्या होता है, कोशिका, मतलब इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम। कहां पर पाई जाती है, आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद बताओ मुझे, प्रकार में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 70 और 80, 70 और 80। ये हो गया 50 और 30, 60 और 40। फिर देखो ये हो गया 30, मतलब 25 और 5 हो गया ना, 25, 5, 16, 18, बीच में पॉइंट। लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अर्थात अवसादन गुणांक। राइबोसोम को मापने की इकाई को लिखते हैं एस। क्या लिखते हैं बताओ, एस। फिर बताओ इसकी संरचना लिखी, इसकी कितनी इकाइयां होती है, 2, छोटी और बड़ी। छोटी की संरचना अंडाकार, बड़ी की बोलो गुम्फदाकार। ये किसको लेके जाता है, एमआरएनए। ये किसको लेके जाता है, टीआरएनए। दोनों को जोड़ने के लिए तत्व होता है, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। इसकी मात्रा फिक्स होती है, बताओ कितनी, 0.001 मोल। इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो दोनों क्या हो जाएगी, अलग। और ज्यादा हो गई तो क्या बनाएगी बताओ, द्विलक। जैसे 70 का द्विलक कितना होता है, 100, और 80 का बोलो कितना होता है, 120। मेरे हिसाब से आपको टकाटक समझ में आ गया, बोलो क्लियर है सभी को, यस लिखो। बच्चे यहां से नोट्स बना लेना आप, ठीक है। इससे पहले वाला छूट गया तो अगले बैच में कवर करा दूंगा, और आपकी थोड़ी तीव्र इच्छा हो तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। कहां पर खोजा था इन्होंने, एक पादप होता है सेम, सेम पादप की जड़ों में। आराम से लिखो, याद करते हुए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, याद करते हुए। इतना शानदार नोट्स बनवा दिए आपके, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, तो रॉबिन्सन और बताओ कौन है, ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोसोम शब्द किसने दिया, क्लाउडे।
ऐसे सोचो भाई क्लाउड का दिन है आज, तो क्लाउड डे। प्रोटीन का कारखाना भी किसे कहते हैं बताओ? हाँ, इसे कहेंगे। कारखाना फैक्ट्री एक ही तो होता है ना? ये सवाल आता क्या है हरियाणा टेट में, पेलेड कण। ये क्या लिखे अपन ने बताओ इसके अन्य नाम, अदर नेम्स। इसके बाद पढ़ेंगे पर माइक, कौन सा पढ़ेंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे बताओ? सबसे ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं? हम्म? सबसे बड़ा आकार का माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में है? ऐसे फैक्ट लिखाई जाएंगे आपको, ठीक है? चलो लिखो अगला, विशेषता और उपस्थिति। विशेषता और उपस्थिति, इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट का कोई मुकाबला नहीं है, पूरा कंटेंट एकदम क्लियरिटी। लिख लिया? तो आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है? आगे लिखिए। काम क्या है इसका, राइबोसोम का? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना। बोलो सही है। अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक? तो इनमें 70 पाया जाता है। डन?
इनकी मात्रा मतलब यहां पर क्या है, सांद्रता। मात्रा मतलब क्या है, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। और क्या बनता है, द्विलक। द्विलक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख लेना। लिख लिया। बायो वालों ने भी नहीं पढ़ा होगा इतना तो शायद, राइबोसोम। हाँ बच्ची, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा ना, 11वीं 12वीं तो चल रही है यूं ही है। स्कूल कहाँ था, उदयपुर से कौन है प्रॉपर, प्रॉपर उदयपुर से कौन है आप में से, बस आप ही हो। अपन कहाँ से, डूंगरपुर से। अपन पीछे फतेहनगर, इधर ही है क्या, उदयपुर में ही है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। फिर रूम लेके रहते हो यहाँ, रोज अप डाउन करते हो तीनों ही, एक ही जगह से हो तीनों, फतेहनगर से ही। आप नाथद्वारा से हो, आप किधर, फतेहनगर के पास में है। अच्छा, पहलवान आप बीच में, चावण। ये कितना किलोमीटर है, 70। रूम लेके रहते हो, रहना ही है। तुम भी रूम लेके रह लो, पहलवान हो। इतना खर्चा तो आ ही जाता होगा, आ जाता है क्या आने जाने में। ट्रेन जाती है कि क्या जाती है, बस ट्रेन जब तो क्या खर्चा आता होगा, बिना टिकट ही चल जाते होंगे अपन तो। स्टूडेंट लाइफ मैंने भी तो जी है, पर मेरी किस्मत खराब थी। जब जब बिना टिकट गया तब तब पकड़ में आया हूँ, और जब लेके जाता था कोई चेक नहीं करता था। अपन छड़ोल रूम लेके रहते हैं यहाँ, यहीं झड़ोल यहीं है क्या, उदयपुर में ही 50 किलोमीटर है। ये अपन कहाँ से हैं, वल्लभ नगर। ये कहाँ है, थोड़ा दूर है, थोड़ा कितना आई हूँ मतलब 45 मिनट के। फिर किस में जाते हो अभी, लास्ट बस आती गाँव की। बच्ची अपन कहाँ से, छोटी सादड़ी। अपन जयसमंद से। तो फ्रेंड यहाँ के बने कि पहले ही थे, यहीं पे बने। अपन कहाँ से वाली, डूंगरपुर। भाई साहब तुम भी डूंगरपुर से हो ना। अच्छा, ये आप सागवाड़ा सिटी है क्या, नाम तो ये लगता है जैसे गांव है यूं
है ना, ये पाइप फीलिंग आती है साग बड़ा, है ना। हमारे साइड ऐसे नहीं होता, हमारे साइड वो टोंक, देवली, जहाजपुर, ये हमारे साइड के एरिया है। बोलो सही है। तो संरचना के बारे में बात कर, उसके बाद लिख लो द्विलक, इसे बोलते हैं, बताओ कौन सा मर, डाई लगा के मर तो नाम हो जाएगा डाइमर। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा थोड़ा हल्का सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं उसका, टाइम तो हो गया है, पता ही नहीं लगता कब टाइम निकल जाता है। ऐसा ही होता है कि तुम्हारे साथ भी, मेरी क्लास में बोर तो नहीं होता ना? हाँ, क्या ही कर लोगे। माइटोकॉन्ड्रिया डन। तो 70 का डाइमर कौन होता है? 100, और 80 का डाइमर 120। अब देखो नंबर 2 आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये पढ़ लेते हैं अपन, जो सवाल आता है ना बच्चों वो पहले पढ़ रहे हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया लिखेगा कोई नहीं, समझेगा पहले, फिर पूरे दोनों को रिवाइज कराऊंगा, फिर घर पे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले तो ये समझो कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसमें हिंदी में नाम होता है सूत्रकणिका। हिंदी में नाम क्या होता है? सूत्रकणिका। आज तक पहली बार ही सुना होगा आपने जी सिंधु। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम क्या होता है? सूत्रकणिका। समझो, पहले पहले सुनो, इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? अल्टमान ने खोज करता है, तुम बताओ। इसके खोजकर्ता का नाम है कोलिकर। बोलो कौन है? कोलिकर। अब सुनना, जो तुमने पढ़ा है वो समझना, कोलिकर। और इस कोलिकर ने जो है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कब देखा था बताओ? 1850 में। और कहां देखा था? तो याद रखना, इन्होंने देखा था कीटों की, कीट जानते हो ना, कीड़े मकोड़े, कीटों की रेखित पेशियों में। बोलो किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में देखा था, और इसको नाम दिया था सार्कोसोम। बोलो क्या नाम दिया था? सार्कोसोम। इसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया था? सार्कोसोम। इसे कहते हैं डीपली नॉलेज। बाकी 10वीं में तो इतना सा लिखा हुआ है कि अल्टमान और कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये 2 लाइन लिखी हुई है, मैं तुमको 7 लाइन लिखाऊंगा, देखो भी। पहली लाइन हो गई कोलिकर। दूसरा एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था फ्लेमिंग। वैज्ञानिक का नाम क्या था? इस फ्लेमिंग ने नाम दिया फिल्ला। क्या नाम दिया था? फिल्ला। फिल्ला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। फिर एक वैज्ञानिक है अल्टमान। बोलो कौन से वैज्ञानिक थे? इस अल्टमान ने एक नाम दिया था बायोप्लास्ट। बोलो कौन सा नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर और गुरुजी एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सी वेंडा। गेंडा नहीं है, वेंडा है, सी वेंडा। इन सी वेंडा ने बताओ क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, सी वेंडा ने। सही बात है। तो याद नहीं, एक आता है स्क्वीज। स्क्वीज, स्क्वीज क्या बोलते हैं? स्क्वीज। तो नाम ही ऐसे अंग्रेजों के नाम है, क्या करें, हमारे यहां पर रख ही नहीं सकते ऐसे नाम। मान लो राहुल सर के बच्चा, उसका नाम स्क्वीज हो, तो कितना अजीब लगे, नहीं लगे? नहीं, गांव के बोल ही नहीं पावे स्क्वीज क्या होता है, सही नहीं है। तो स्क्वीज, क्या नाम है? स्क्वीज। और स्क्वीज ने बोला था इसको कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या बोला था? द पावर हाउस ऑफ सेल। अब बताओ, तुम खुद बताओ, ये सवाल कितने लेवल का हो गया? ये तो सब जानते कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? पावर ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये कहा किसने? तो ये तो इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ना। तो ये किसने कहा था? स्क्वीज ने कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? शिव है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि आपका भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोजकर्ता बता सकते हैं वो बता सकते हैं अल्टमान और बताओ कोलिकर। और नाम किसने दिया था बताओ? सी वेंडा। नाम किसने दिया था? सी वेंडा। तो अल्टमान और कोलिकर ने खोज की और नाम किसने दिया बताओ? सी वेंडा। मुझे विश्वास है कि आपको जनरल बातें समझ में आ गई होगी। समझ में तो कुछ है नहीं है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बच्चों आप समझना, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा लिख कर दोगे ना? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार 0.1 से 5 म्यू एम। बोलो कितना होता है? 0.5 से 5 म्यू एम। ठीक है। अब देखो, सबसे
छोटे आकार का माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो किसमें होता है? फिर देखेंगे सबसे बोलो भाई सबसे छोटे आकार का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आप ताजुब मानेंगे किसमें होता है बताओ? समझ में आ गई? सबसे छोटे आकार का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसमें पाया जाता है बताओ? यीस्ट में पाया जाता है। और सबसे बड़े आकार का जो पाया जाता है वो पाया जाता है राना राना पेपेंस पेपाइंस बोल दो इसको, राणा पेपाइंस। बोलो किसमें पाया जाता है? राणा पेपाइंस में पाया जाता है। बोलो किसमें पाया जाता है? अब देख लो ये होता है, तो ध्यान रखना सबसे छोटे आकार का कौन सा होता है? यीस्ट। और सबसे बड़े आकार का राणा पेपाइंस। ठीक है, फिर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1000 से लेकर के 1600 प्रति कोशिका। मतलब एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 1000 से लेकर के बताओ 1600। तो देखेंगे सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया बोलो किसमें होते हैं? और सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बोलो भाई। लेवल तो लग रहा होगा कंटेंट का, किस लेवल का कंटेंट चल रहा है ये, है ना? ये आज तक जिंदगी में नहीं सुने होंगे, फैक्चुअल पॉइंट है, लेकिन पेपर में बहुत आते हैं। सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं बोलो फटाफट से? तो सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं क्लोरेला में। ये एक प्रकार का सेवाल होता है, क्लोरेला सेवाल, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहते हैं। क्लोरेला सेवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री जब भी जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर तो अपने साथ क्या रख करके ले जाते हैं? क्लोरेला, क्योंकि इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया मेरी बात? इसमें लगभग 55% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए वहां खान पान के लिए रोटी थोड़ी लेके जाएंगे, रोटी ले जाएंगे तो खराब हो जाएगी ना, इसलिए वहां ले जाते हैं सेवाल। सेवाल का मतलब एल्गी। और कौन से एल्गी लेके जाते हैं? क्लोरेला। एस्टेरोमाइसिटीज भी होता है, वो आगे लिखा दूंगा। फिर देखो सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, तो याद रखना कौन सा अमीबा है बोलो? अमीबा चाओस चाओस। क्या नाम है? अमीबा चाओस चाओस। क्या नाम है? अमीबा चाओस चाओस। तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया, कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रति सेल? और इसमें होते हैं 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रति। समझ में आ गई? तो सबसे कम कितना होता है बताओ? एक। किसमें होता है? और सबसे ज्यादा कितने होते हैं बताओ? 5 लाख। किसमें होते हैं? अमीबा चाओस चाओस। बताओ समझ में आ गया? तो देखो दोबारा से, माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है? कॉलिकर। किसमें देखा बताओ? कीटों की रेगित पेशियों में। रेगित पेशियां, जो कीट होते हैं ना, कीट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके अंदर पेशियां होती है। उन पेशियों में रेखाएं पाई जाती छोटी छोटी छोटी। उन छोटी छोटी रेखाओं को क्या बोलते बताओ? रेखित पेशियां। और आपको पता है रेखित जो पेशियां होती है लीनियर मसल्स बोलेंगे इसको। और लीनियर मसल्स एक प्रकार की ऐच्छिक पेशियां भी होती है जिन पर हमारी इच्छा से कंट्रोल करते हैं। तो कीटों की जो रेखित पेशियां उसके अंदर उसका नाम क्या दिया था बताओ? सार्कोसोम। फिर फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फिल्ला। अल्टमान ने बायोप्लास्ट। सीवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। और सिक्वीज ने कोशिका का शक्ति ग्रह। फिर बताओ, मैंने बताया कि जो नॉर्मल होता है आकार कितना होता है? 0.1 से 5। लेकिन सबसे कम आकार यीस्ट, सबसे ज्यादा आकार राना पेपाइंस। संख्या कितनी होती है? 1000 से 1600। हर कोशिका में इतनी होती है, लेकिन सबसे कम किसमें होती है? क्लोरेला। कितना होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया? 1। और अमीबा चाओस में कितने लाख होते हैं? एक कोशिका में कितने लाख होते हैं? 5 लाख। बाकी नॉर्मली होना कितना चाहिए? 1000 से 1600। इट इज क्लियर? लिखो। इन्होंने सर्वप्रथम देखा था सर्वप्रथम किसने देखा था बताओ? कॉलिकर।
तुमने तो पूरा सिलेबस पढ़ रखा था ना पहले, पूरा पढ़ रखा है, तो ये नहीं पढ़ा होगा ऊपर ऊपर से। अब लग रहा है ना ऊपर ऊपर से, जब वो पढ़ते हैं तो वही डीप लगता है। अब ये इसलिए डीप लग रहा है क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में नहीं बैठे तुम। जिस दिन सेकंड ग्रेड में बैठोगे उसमें और डीप चलता है, फिर फर्स्ट ग्रेड में और खोल देते हैं चीजों को। लेकिन अभी तुम इतना मत खोलो, लेब स्टैंड खोल लो जो ही बहुत है, ठीक है। तुम खुल जाओगे नहीं तो खत्म होते होते पतले हो जाओगे सब, जब तक कोर्स होगा जब तक, ठीक है। चलो हो गया, फटाफट लिखो, टाइम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। चलो डन, चलिए आ लिखो। इसको बोलते हैं दानव अमीबा। कौन सा अमीबा होता है ये? लिखो बच्चों। राना पाइपेंस क्या होता है? एक प्रकार का एम्फीबिया, उभयचर होता है ये। एम्फीबिया उभयचर है ये, एक प्रकार का क्या होता है ये? एम्फीबिया, उभयचर। हो गया? चलो मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। चलो कर दो बंद, एक बार रिवीजन कर लो, फिर चलो घर पे जाओ। अमीबा चाओस, चाओस इसे कहते दानव अमीबा। चलो आ जाओ, कॉपी बंद करके बोर्ड पे देखो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोशिका कंप्लीट। फिर मैंने बताया आज सबसे पहला कौन पढ़ा बताओ? राइबोसोम। देखो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन, र से राइबोसोम और र से रॉबिन्सन। नामकर्ता कौन है बताओ? जॉर्ज पेलाडे। संगठन बोलो। निर्माण कहां होता है? आमाप क्या होता है? 150 से 250। कार्य क्या है? इसीलिए कहते हैं इसको प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का इंजन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और क्या कहते हैं इसे? माइक्रोसोम। क्यों? क्योंकि इसका आकार होता है 150 से 250, तो आकार छोटा है तो नाम क्या हो गया? माइक्रोसोम। ये बात किसने बताई? क्लाउडेन। फिर बताओ नंबर 3 पर कौन है विशेषता? ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है बताओ?
राइबोसोम। आरबीसी को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। फिर मैंने क्या बताया कितने प्रकार का होता है, 2, 70 और 80। 70 के 2 भाग 50 और 30, 10 बढ़ा दो 60 और 40। फिर बोलो ऊपर तो आ जाएगा 25 और 5, फिर 16, फिर 18 और बीच में पॉइंट। क्लियर सभी को? उसके बाद बताइए मुझे संरचना में देखो छोटी इकाई और बड़ी इकाई किसके द्वारा जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम। कौन सा बंध? आयनिक बंध। अगर मैग्नीशियम की मात्रा कम हो गई तो दोनों अलग हो जाएंगे, ज्यादा हो गई तो डाइमर बन जाएगा। 70 का डाइमर होता है 100, 80 का डाइमर होता है 120। और इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है बताओ? अंडाकार। और ये बोलो गुंबदाकार। ये किसको जोड़ता है बताओ? एमआरएनए। ये किसको जोड़ता है? टीआरएनए। फिर सबसे लास्ट में पढ़ा अपन ने बताओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कॉलिकर ने। किसमें देखा बताओ? कीटों की रेखित पेशियों में। और नाम क्या बोला बताओ? सार्कोसोम। फ से फिल्ला, फ से तो फिल्ला किसने बोला बताओ? फ्लेमिंग ने। अल्टमान ने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। सी वेंडा ने क्या नाम दिया? माइटो। और सिक्रीज ने क्या नाम दिया? कोशिका का शक्तिग्रह। फिर आप मुझे बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कितना होता है? 0.1 से 5। लेकिन सबसे छोटा आकार जो होता है वो किसमें होता है बताओ? यीस्ट में। यीस्ट में सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सबसे बड़ा किसमें पाया जाता है? राना पाइपेंस की ओसाइट कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या नाम होता है बताओ इसका? एम्फीबिया होता है। कौन बताओ? राना पाइप। एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, जो पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, उसे बोलते हैं उभयचर। उसका बताइए मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बोलो कितनी होती है? 1000 से 1600। लेकिन सबसे कम किसमें पाई जाती है? क्लोरेला। और सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? अमीबा चाओस। इसके अंदर कितनी लाख होती है? 5 लाख। और इसमें कितनी होती है? 1। और इसे क्या बोलते हैं? दानव अमीबा। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। बोलो क्लियर है सभी को? मिलेंगे कल। थैंक यू।